नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं, दिन का लक्ष्य लिखा है कि आज के दिन से क्या प्राप्त करना है, क्या कुछ हासिल करना है। क्या आपने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं, दिन का लक्ष्य लिखा है कि आज के दिन से क्या प्राप्त करना है, क्या कुछ हासिल करना है। कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। हर एक क्लास की शुरुआत से पहले लगभग मैंने आपको बताया है कि किसी भी दिन की शुरुआत से पहले उसके लक्ष्य हमारे सामने होने चाहिए, उसके टारगेट हमारे सामने होने चाहिए कि आज के दिन से वास्तव में क्या प्राप्त हमें करना है। ठीक है, तो टारगेट मतलब इस तरीके के जो भी कुछ पढ़ेंगे, अगर वो हमें पता है कि हमें यही चीज पढ़नी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको लिखिएगा कि हाँ ये कहीं लिखा हुआ है, ताकि रिवीजन के बारे में पता चल पाए कि कब इसका रिवीजन करना है। और एक जब चीजें लिखते हैं ना, तो ये एक आदत में आ जाता है, और आदत के साथ साथ फिर एक जिम्मेदारी के रूप में भी होता है कि हाँ इसको कंप्लीट करना है। लिखना है मतलब कैसे कि अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे, या फिर जो भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, या फिर जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप पढ़ेंगे, या फिर कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है वो आप पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हिंदी में, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ की करंट अफेयर। मिनिमम 8 से 9 घंटे के अगर आपके टारगेट है, बहुत अच्छी बात है। अगर 8 से 9 घंटे टारगेट नहीं है, बनाने का प्रयास करना है। कम से कम 8 से 9 घंटे के टारगेट होने हैं। चलिए आगे चलते हैं। और रिवीजन के लिए वही अपना पुराना वाला तरीका, समानता ऐसा मत करना कि आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, साय को ही उसको लेकर बैठ जाए कि चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। समानता नहीं होता। समानता कुछ लोग कल उसका रिवीजन करते हैं, कुछ लोग परसों करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये गलत तरीका है। एक दो दिन में दिमाग चीजों को भूल नहीं पाता। कई बार क्या होता है कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है, कल उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हम भूल जाएंगे, जैसे जिसका दिमाग में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, जिसमें थोड़ा बहुत हिस्सा भूल जाएंगे, वो फिर उसके अगले दिन भूल जाएंगे, उसके अगले दिन। तो उसका जो पहला रिवीजन करना है कि आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो 7 दिन के बाद उसको सरसरी निगाहों से देख लेना, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन। 21वें दिन आपकी इच्छा है, लेकिन 2 रिवीजन तो कंपलसरी है, जो कि हमें करने ही करने हैं। आगे चलते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक था, यानी कल जो हमने कंप्लीट किया था, वो किया था मुहावरे। और मुहावरे के साथ साथ कुछ उसके वाक्य प्रयोग भी देखे थे। एक लिस्ट आपके पास आई होगी आपके नोट्स सेक्शन में, या फिर आपके एप्लीकेशन पर, जहां से आपको एक दायित्व सौंपा गया था कि आपको मुहावरे पढ़ने हैं। हमारे साथ है सिप्रा मेहरा जी, गुड मॉर्निंग सर। वर्षा जी हमारे साथ हैं, स्मृति जी हमारे साथ हैं, अमित कुमार जी है, राजकिशोर जी है, सिल्वी शंकर चौहान जी है, राधे राधे, करण जी हैं। आप सभी का स्वागत है, जय हिंद है सभी को। सविता जी है हमारे साथ है, मौनी सिंह जी हमारे साथ हैं, और संध्या जी हैं, शिवाय जी है, गुरु जी पायल लागू सर नमस्कार जी, कैसे हैं आप। जगत जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग। आंचल जी हैं, पायल चौधरी जी हैं, पूजा जी हैं। गुरु जी हमारी क्लास ही बहुत हो जाती है, क्लासेस बहुत। हाँ कि ये क्लासेस के साथ ही टारगेट है, ऐसा नहीं कि क्लासेस से अलग आप कर रहे हो। ठीक है, सुनील जी कर रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव। और सतीश जी हमारे साथ हैं, अंकश जी हमारे साथ हैं, पंकज जी हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अभी बरसात का मौसम है, अपने घर परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनका ध्यान रखिएगा, खासकर अपना भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक अच्छी तैयारी स्वस्थ दिमाग से होती है। सेहत का विशेष कर ध्यान रखना है। मुहावरे हमने कंप्लीट किए। मुहावरे के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गद्यांश। आज गद्यांश पर फोकस होगा। गद्यांश पढ़ने का प्रयास करेंगे कि गद्यांश वास्तव में किस तरीके से सॉल्व होते हैं और किस तरीके से उसके उत्तर लिखे जाते हैं, कितने शब्दों में उसका उत्तर लिख सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मुहावरों से कोई सवाल? गुरुजी टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं, टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ठीक है ना, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टारगेट का कंप्लीट यानी थोड़ा बहुत छूट पाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो उतने टारगेट ही नहीं लिखने हैं ताकि बहुत ज्यादा छूट जाए। थोड़ा बहुत छूट रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं, आगे चलेगा। जो अपना अगला टॉपिक है उसका नाम है गद्यांश। पहले शब्द के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, गद्यांश क्या ये सही लिखा है? गद्यांश ये जो यहां पर लिखा है, क्या इस बिल्कुल सही लिखा है? हमने सही लिखा है गद्यांश? क्या इसका भी कोई मानक रूप हो सकता है? क्या इसका भी कोई मानक रूप हो सकता है कि यही सही है? क्योंकि हिंदी भाषा का मानकीकरण जब होता है, वहां पर बहुत सारे निर्देश दिए गए कि ऐसा नहीं आप ऐसा प्रयोग करोगे, ऐसा नहीं आप ऐसा प्रयोग करोगे, बहुत सारे निर्देश दिए गए। वहां पर इन सभी वर्णों को नकार दिया गया और कहा गया कि केवल संयुक्त के आधार पर हम हमारी हिंदी में 4 वर्ण पढ़ते हैं, जो है एक है छह, त्रय, गे और श्रेय। इनको संयुक्त की संज्ञा दी गई। संयुक्त मतलब जहां पर 2 वर्ण आपस में आकर मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर यहां पर क्या हो रहा है, ये सर का के साथ षटकोण वाले सा को जोड़ने से इसकी प्राप्ति होती है। यहां पर सर ता के साथ रा को जोड़ने से इसकी प्राप्ति होती है, ज के साथ य को जोड़ने से इसकी प्राप्ति होती है, ये सीटी वाले सा के साथ रा को जोड़ने से इसकी प्राप्ति होती है। इन 4 संयुक्त वर्णों को स्वीकारा कि हाँ आप इनको जब जोड़ने की स्थिति हो, इनको अलग अलग लिखने की जगह आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो, इनको अलग अलग लिखने की जगह आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो, इसको अलग अलग लिखने की जगह ऐसा प्रयोग कर सकते हो। इसकी बात करें तो सर यहां पर आधा दा है, या है और सीटी वाला सा है। गद्यांश ऐसे लिखा है, तो हमने इन दोनों को जोड़कर ये लिखने का प्रयत्न किया है। दोनों को जोड़ा और ये लिखने का प्रयत्न किया। ऐसा कोई नियम हिंदी में नहीं है। हिंदी में केवल जुड़ने वाले जो वर्ण हैं वो यही 4 हैं, जिनको संयुक्त की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ जैसे कई बार जो होते हैं, जैसे हमने एक डा लिखा, डा के नीचे एक और डा लिख दिया, ऐसा कोई स्वीकार नहीं है, सब गलत है।
लेकिन इसका प्रयोग इतना ज्यादा हो चुका है, इतना बृहत हो चुका है, आजकल किताबों में भी यही देखने को मिलता है, खासकर एनसीईआरटी की किताबों में यही देखने को मिलता है। लेकिन जो मानकीकरण हुआ था 1967 में, तो वहां पर क्या क्लियर निर्देश दिए गए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जब भी आपको लिखना पड़े, जब भी आप गद्यांश लिखो, तो प्रयास करिएगा इस तरीके से लिखना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है तब तो आपको गद्यांश ही उसको पढ़ना है, लेकिन जब आप प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर गद्यांश लिखें या फिर कहीं पर विद्यालय लिखें, कहीं पर गद्य लिखें, कहीं पर पद्य लिखें, तो प्रयास करिएगा इस तरीके से लिखना, नीचे वाले के तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये गद्यांश की शुद्ध वर्तनी, ये हालांकि दोनों ही सही है, ये सर्वाधिक शुद्ध है, मानकीकरण के आधार पर भी। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है सर? यहां पर जो पहला शब्द हो जाता है उसका नाम है सर गद्य। क्या शब्द है? पहला शब्द है जिसका नाम है गद्य, और गद्य के साथ क्या जोड़ा गया है? अंश शब्द जोड़ा गया है। तब जाकर ये संधि का एक नियम मिलता है कि सर यहां पर आ है, यहां पर आ है, दोनों मिल जाएंगे, बड़े आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, एक संधि का नियम है। गद्य शब्द का अर्थ होता है ऐसी कोई भी रचना जिसको हम पढ़ सकते हैं। आसान भाषा में अगर बात करूं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, साहित्य हमें पढ़ना भी नहीं है इस वाले, मतलब अभी इस कंपलसरी वाले पेपर के अंतर्गत हमें केवल कंपलसरी मतलब हमारा क्वालिफाई हो पाए, बस उतना है, अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है? गद्य मतलब ऐसी कोई रचना, आसान भाषा में जिसे मैं कहूं जिसको मैं पढ़ सकता हूं। गाए जाने वाली नहीं, गाए जाने वाली रचना फिर पद्य के अंतर्गत आ जाएगी। ऐसी कोई रचना जिसको पढ़ सकता हूं, कोई कहानी है, कोई न्यूज पेपर है, कोई योजना है, कोई उपन्यास है, या फिर कोई यात्रा वृतांत है, ऐसी कोई भी हिस्सा जिसको पढ़ा जा सकता है, उसका एक अंश, अंश यानी उसका एक टुकड़ा, उसका एक हिस्सा काट कर हमको दिया जाएगा। उसका एक हिस्सा, उसका एक टुकड़ा काट कर हमको दिया जाएगा। उसी के आधार पर कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे, उसी टुकड़े के आधार पर, उसी हिस्से के आधार पर। सामान्यतः 5 सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल के अंक निर्धारित किए जाते हैं 12। कितने? 12। और अगर 12 अंक एक सवाल के हैं, कुल मिलाकर 5 सवाल हैं, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई? 60 अंक है सर। कितने अंक है? 60। जो कि 5 सवालों के आधार, 5 सवाल का उत्तर हमें करना है। शब्द लिमिट क्या होगी, किस तरीके से उत्तर करना है, पहले शब्द, पहले प्रश्न पढ़ें कि पहले गद्यांश पढ़ें, क्या कुछ करें, अभी देखते हैं। जैसे देखिए, एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसी से शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, इसी से शुरुआत करते हैं। 300 अंक है, 300 में से 60 का गद्यांश है। ये तो निबंध हो गया। निबंध के बाद सर जो प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक जो 2 हो जाता है हमारा, ये इसी से संबंधित हो जाता है, इस गद्यांश से संबंधित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश, अब देखो यहां पर भी गद्यांश यही लिखा है, यूपीएससी के पेपर में भी गद्यांश इस तरीके से लिखकर आया है, लेकिन जब भी आप लिखोगे तो उसका वही रूप लिखोगे जो कि मानक है। आगे चलते हैं। गुरु जी, मुहावरे का कॉमन यूज में कर सकते हैं क्या? जैसे कि जो अटके सो भटकेगा, आगे बढ़ने वाला, क्या? देखिए, आपका एक सवाल है कि सर मुहावरों का प्रयोग कॉमन यूज में कर सकते हैं क्या? देखिए, कॉमन यूज में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समानता याद रखिएगा कि उनका प्रयोग अकेले मत कर देना, हमेशा वाक्य में प्रयोग होगा। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, आम बोलचाल की भाषा में भी इनका प्रयोग नहीं होता, पूर्ण वाक्य की तरह भी इनका प्रयोग नहीं होता, हमेशा वाक्य की सहायता ली जाती है मुहावरे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पढ़ लिया, वाह बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देख पा रहे हो अब आप इसको? किस किस को देखने में कठिनाई हो रही है? किस किस को देखने में कठिनाई हो रही है कि अगर ये शब्द लिखा है कि सर पढ़ा नहीं जा रहा हमसे, पढ़ा नहीं जा रहा है, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं सब तो पढ़ा नहीं जा रहा है, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब पढ़ पा रहे हो? ब्राइटनेस इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। या फिर एक थोड़ी देर के लिए रुकना जरा, हम इसको ना अभी अभी एक और फाइल में टाइप है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। अभी के लिए केवल इतना सा समझना है कि सर ये 5 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 5 सवाल आते हैं। एक के अंक है 12। एक के अंक कितने? एक के अंक 12। कुल मिलाकर 60 अंक की कहानी है। 60 अंक की कहानी है, 5 सवालों के उत्तर करने, और 5 जो सवाल हमारे हो सकते हैं वो देखो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। ये रहे जी हमारे 5 सवाल। इन सवालों को पढ़ पा रहे हो कि इन सवालों को पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है? पहला सवाल पढ़िए जरा। यानी उसी गद्यांश के आधार पर एक सवाल दिया है, वे क्या वजह हैं जिनके कारण युवा बेरोजगार के अयोग्य हैं? वे क्या वजह हैं? एक मिनट जरा हम कंप्यूटर जी से बात करते हैं, दूसरी फाइल लाएंगे, दूसरी फाइल में आपको पूरा दिख जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है ना? अच्छी बात है, एक मिनट जरा, तब तक आप इन सवालों को पढ़िए।
चलिए, तो हमारे कंप्यूटर जी ना फाइल की व्यवस्था कर रहे हैं, उससे आप पढ़ पाओगे, हम भी समझ सकते हैं। एक मिनट जरा दे, दो एक मिनट, मुझे पेन ड्राइव देना जरा। कई बार कुछ फाइल्स होती हैं जिनको पढ़ने में हम समझ सकते हैं कि दिक्कत हो जाती होगी, कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी परेशानी है। अभी हमारे कंप्यूटर जी है ना, जब तक कंप्यूटर जी का सहारा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कंप्यूटर जी जो है हमारे, वो बड़े ही टेक्निकल टर्म्स में उस्ताद हो जाते हैं, है ना, बड़ी ही महारत इनको हासिल है, बड़ी ही महारत इनको हासिल है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, चलिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वही गद्यांश है जो कि वहां पर लिखा गया है, इसको टाइप किया गया है। अब यहां से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ निर्देश है हमारे लिए। निर्देश क्या है? निर्देश क्या है कि सर गद्यांश से पहले ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। और वो बातें कौन कौन सी हैं कि जब हम गद्यांश पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। क्या? कि गद्यांश पढ़ते समय सबसे जो पहला कार्य होगा, सबसे जो प्रथम कार्य होगा, वो होगा हमारे प्रश्नों को पढ़ना। सबसे पहले गद्यांश दिखे आपको आपके पेपर में, तो सबसे पहला जो कार्य होगा वो क्या होगा? सवालों को पढ़ना। सवाल पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? गद्यांश पढ़ेंगे। पहले जितने भी सवाल उस गद्यांश से पूछे गए हैं, एक सवाल, दो, तीन, जब सामान्यतः 5 सवाल होते हैं, 60 अंक का होता है, पांचों के पांचों सवालों को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पढ़ने हैं, ठीक है जी। अब देखिए, इस गद्यांश से जो पहला सवाल हमसे पूछा गया है वो कौन सा है? इस सवाल को पढ़िए। इस गद्यांश से सबसे पहला सवाल पूछा गया है ये। गद्यांश पढ़ने से पहले सवाल पढ़ने हैं, गद्यांश पढ़ेंगे बाद में। सवाल क्या पूछा गया है? वे क्या वजह है जिनके कारण युवा रोजगार के अयोग्य हैं? एक ये सवाल है। उसके साथ साथ जो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है उसका वो कुछ इस प्रकार का है। जो दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का है, ये रहा। लेखक के अनुसार वर्तमान युवा पीढ़ी का एकमात्र प्रयोजन क्या है? इस सवाल का उत्तर हम गद्यांश से निकालने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। एक और सवाल है सर, ये रहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी का आदर्शवाद के प्रति क्या नजरिया है? आदर्शवाद के प्रति उस गद्यांश के अनुसार युवा पीढ़ी का क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ अगर बात करें, कुछ और सवाल हैं, वो सभी उसी गद्यांश के अनुसार हमें सॉल्व करने हैं। कुछ और सवाल जैसे, एक जो सबसे आखिर का सवाल है वो ये है, आज के युवा के बीच विचारणीय नया मंत्र क्या है? नए मंत्र पर भी विचार करेंगे। उसके साथ आज का युवा लेखक से क्या चाहता है, इस वाले सवाल पर भी बात करेंगे। और उसके साथ लेखक के अनुसार वर्तमान युवा पीढ़ी का एकमात्र प्रयोजन क्या है, इस पर भी बातचीत होगी। उस पर भी बातचीत होगी कि वर्तमान की, हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं कि आदर्शवाद के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या है। अब देखिए, अब इसको पढ़ने का प्रयास करना है और पूरे पूरे गद्यांश को यहां से पढ़ना है, देखना है कि सर इसमें क्या कुछ जानकारी है, हम उत्तर क्या कर सकते हैं। समानता जो है ना, समानता हेडिंग बनाकर हमें उत्तर करने हैं, अभी सीखेंगे। पहले इस गद्यांश को पढ़ने का प्रयास करिए, इसको पढ़िए इसको पढ़िए फटाफट से, इसको पढ़ने का प्रयास करिए फटाफट से। चलिए, रिपोर्ट्स बताती है कि यहां से और अंत तक पढ़ना है, इसको तुरंत पढ़िए। चलिए, अंकित जी कह रहे गुरु आदि और इत्यादि में क्या अंतर है? अभी आ रहे हैं हम, अभी बताएंगे कि आदि में भी क्या अंतर है, इत्यादि में भी क्या है। इस तरीके के और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं। चलिए,
सर कितने वर्ड्स में लिखना होता है आंसर? देखिए समानता एक सवाल जो है वो 12 अंक का है। 12 अंक के लिए सामान्यता एक एवरेज ये है कि लगभग लगभग 100 शब्दों के आसपास अगर हम लिख पाए, लगभग लगभग, और अगर हेडिंग के साथ अगर आपने 100 शब्दों के आसपास लिखा है, 100 से 150 शब्दों के बीच में हमें उसका उत्तर करना होता है। अभी जरूरी नहीं है कि 100 बोला है तो 100 ही हो, ये भी आवश्यक नहीं है कि 150 कहा है तो 150 ही हो। उस सवाल के जितने भी तथ्य हमसे पूछे गए हैं, उस गद्यांश में जितने भी तथ्य हैं, क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं? और शब्द सीमा 100 से 150 के बीच में होती है, लगभग कितनी होती है? 100 से 150 के बीच में। आगे चलते हैं, जरा देखिए, इसको पढ़ा आपने, इस वाले गद्यांश को भी पढ़िएगा। ये रहा, ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये इसका भी पढ़ने का प्रयास करिए और ये यहीं पर खत्म हो जाता है। फटाफट से पढ़िए इसको, समय का थोड़ा सा अभाव है तो थोड़ी सी गति दिखाएंगे। थोड़ी सी गति दिखाने का प्रयास करेंगे। डन, ठीक है, डन डन। अब जरा देखिएगा, अब इसको ना एक बार सवालों के दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो जो शब्द इंपोर्टेंट है उनको वहीं पर स्टार करेंगे, या फिर किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है उनका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, फिर कुछ उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। हमें क्या पढ़ना है कि रिपोर्ट्स एक बनी है, कोई रिपोर्ट्स आई है, उस रिपोर्ट्स में कुछ कहा गया है। एक रिपोर्ट्स बनती है कि भारत के कॉलेजों से आने वाले 80% लोग रोजगार के अयोग्य हैं। एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के जितने भी कॉलेज हैं उनमें से 80% जो छात्र हैं ना, वो किसी भी प्रकार की जॉब के लिए अयोग्य हैं। यानी वो उस डिग्री के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, उस डिग्री में जितनी भी क्वालिफिकेशन उस पद पर उस डिग्री के प्राप्तकर्ता के लिहाज से होनी चाहिए उनके पास नहीं है, उनको अयोग्य घोषित किया गया है। वो रोजगार के अयोग्य हैं, वो रोजगार के अयोग्य हैं। कितने प्रतिशत? 80%। इसका प्रयोग करेंगे हम हमारे उत्तर लेखन में, ठीक है। आगे चलिएगा, युवा पीढ़ी के संपर्क में रहने वालों में से एक, किंतु मैं सिर्फ इन आंकड़ों से असहमत होऊंगा। यानी एक व्यक्ति है जिसके द्वारा एक गद्यांश कहा गया है, यानी जिसका ये मत है, फिर इसको इसी मत के आधार पर हमें उत्तर करना है। यानी वो इससे असहमत है। क्या है? मैं इससे असहमत होऊंगा। युवाओं से संपर्क के आधार पर मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उनमें करीब 90% इसलिए रोजगार के अयोग्य हैं क्योंकि वे एकदम अनिश्चित व अनुत्तरदायी हैं। कैसे हैं वो? एकदम अनिश्चित हैं और अनुत्तरदायी हैं, यानी वो उत्तर देने का प्रयास नहीं करते। अनुत्तरदायी हैं यानी उत्तर देने का प्रयास नहीं करते हैं। युवा लोग कहीं पास में रहते हैं। इस 500 शब्द का अर्थ होता है अगल बगल। क्या होता है? 500 शब्द का अर्थ क्या होता है? अगल बगल, यानी आसपास रहते हैं। कहां रहते हैं? अगल बगल में रहते हैं, आसपास में रहते हैं। युवा लोग कहीं आसपास में रहते हुए गलतियों की शुरुआत गलत व्यवहार से बड़े विश्वास के साथ करते हैं। इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब क्या है कि वो अगल बगल में रहते हुए गलतियों की शुरुआत इस वजह से करते हैं, इस आधार पर करते हैं कि उन्हें विश्वास होता है कि ये चीज सही है। उनके मन में ये धारणा है कि ये बात बिल्कुल सही है। उनको बताने वाला कोई नहीं है कि जो भी उनके द्वारा किया जा रहा है वो गलत है। समानता अगर देखा होगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी आसपास की जगह पर रहता है तो वह, अगर उसका कोई फ्रेंड है, उसको या तो किसी बुरी लत का वो शिकार है या फिर किसी मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो समानता उसे पता ही नहीं होता कि वह चीज गलत है। या फिर उसके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि जब जब वो टेंशन होगी या फिर जब जब खुशी का माहौल होगा तब तक उसे इन पदार्थों का सेवन करना है।
उसे विश्वास है कि ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं कि गलतियों की शुरुआत गलत व्यवहार से भरे विश्वास के साथ करते हैं। गलत व्यवहार से भरे विश्वास के साथ करते हैं। वे पैसा तो बनाना चाहते हैं, किंतु बिना कुछ किए हुए ही। वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो, लेकिन उन्हें कुछ करना ना पड़े। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है। अधिकांश अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और अपने बारे में विश्वास से भरे हैं। उन्हें भरोसा है कि मैं कुछ कर लूंगा। इंग्लिश भी बोलते हैं, इस भी बात का प्रयोग करेंगे हम कि वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। क्या करते हैं? वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और उन्हें यह भी यकीन है कि वो कुछ कर लेंगे, विश्वास से भरे हुए हैं। वे नवीनतम रिंगटोन्स, फिल्मों और चुटकुलों के जानकार हैं। आजकल की युवा पीढ़ी वे नवीनतम रिंगटोन्स, फिल्मों और चुटकुलों के जानकार हैं, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह अपनी रिक्त आंखों से मुझे घूरने लगते हैं। यानी इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है? उन्हें सब कुछ पता है, यानी वो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, लेकिन जैसे ही उनसे कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वो जिसको अपना आइडियल मानते हैं उसको घूरने का प्रयास करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे आगे चला गया। आगे चलते हैं। वे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जिसके लिए मीडिया हाइप और नियमित प्रकाशित होने वाले वेतन सर्वों को धन्यवाद। यानी वो जो मीडिया ने हाइप बनाई हुई है, उसके साथ साथ जो वेतन सर्वे आते हैं कि किसका वेतन क्या है, इस आधार पर उन सभी सर्वों का धन्यवाद किया जा रहा है। लेकिन उनके पास वो दक्षता नहीं है जो कि उनको इस प्रकार से पैसा अर्जन करने में मदद करे। उनके पास क्या नहीं है? योग्यता नहीं है, दक्षता नहीं है, जिनके आधार पर उन्हें वो जॉब प्राप्त हो। उनकी डिग्री का लिहाज करते हुए स्नातक स्तर के विषयों से कुछ प्रश्न पूछें। जो भी उनके द्वारा डिग्री हासिल करी गई है, उस आधार पर अगर उनसे कुछ सवाल पूछे जाएं, उनमें से अधिकांश एकदम हकलाने लगते हैं, यानी उत्तर करने में असमर्थ रहते हैं, उत्तर नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? असमर्थ रहते हैं, हकलाने लगते हैं, उत्तर नहीं कर पाते हैं। इस बात का भी प्रयोग करेंगे। और अतिरिक्त पढ़ाई के विषय में कोई भी किसी निष्कर्ष को नहीं पढ़ पाता है, किसी भी निष्कर्ष को नहीं पढ़ पाते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन यहां कुछ और प्रश्न भी है। सदाचार और व्यवहार के बारे में प्रश्न। आप में से क्या अच्छा है? आप अपना अतिरिक्त समय कैसे व्यतीत करते हैं? और तब ये आश्वस्त लड़के व लड़कियों के समूह मेरे को इस संशय से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं। आगे आते हैं। मुझे इन प्रश्नों से क्या उत्तर देना चाहिए? उनको यह कहना उचित नहीं है कि यह उनकी अपनी जिंदगी है। यह भी उनको नहीं कह सकते कि यह उनकी अपनी जिंदगी है, जो चाहो जो कर। यह भी कहना ठीक नहीं है। और उनको अपने बारे में मुझे बतलाना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा बने बनाए तैयार उत्तर देना चाहते हैं। वो समानता कैसे उत्तर देते हैं? जो रटे हुए हैं, बने बनाए हैं। ऐसा कहना जो उनको सहायता देते हुए इससे मुक्त करे। वे कहते हैं कि यदि मैं यह अभ्यास पर्याप्त मात्रा में करूं तो मैं ऐसा जरूर सिद्ध कर सकूंगा। यानी उन्हें यह भी यकीन है कि अगर इस पर अच्छे से मेहनत करी जाए, अच्छे से पर्याप्त मात्रा में प्रयत्न किया जाए तो ये कार्य भी सिद्ध हो सकता है। इस तरह के युवा रातों रात लोलुप पाठक, एक ये शब्द अच्छा है, उत्तर में प्रयोग करेंगे। लोलुप पाठक का अर्थ होता है कि जो चुटकुले आदि जो पढ़ते हैं ना, जो अपनी अपनी किसी बात में चुटकुले आदि का प्रयोग करते हैं, बात बात में कोई हंसी ठहाके वाली बात, बात बात में कोई चिकनी चुपड़ी बात जो प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं लोलुप पाठक। उन्हें क्या कहते हैं? जो बात बात में चिकनी चुपड़ी बात, यानी जो सामने जो पाठक गण है वो उनसे प्रभावित हो पाए, लेकिन किस वजह से? उनकी बातों से, उनके हास्य व्यंग से, या फिर उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से। उन्हें कहते हैं लोलुप पाठक। या फिर गिटार वादक, स्टार बल्लेबाज, यहां तक कि अभिनेता तक हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य है यदि कोई नासमझ भेंटकर्ता उनकी आधी अधूरी कहानी पर विश्वास करे। क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, हमारे पास ऐसी लापरवाह पीढ़ी तैयार खड़ी है। क्या खड़ी है? लापरवाह पीढ़ी तैयार खड़ी है, जिसका एकमात्र लक्ष्य बिना कुछ किए अच्छी जिंदगी जीना है।
हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हुई है जिसका कुछ किए बिना ही अच्छी जिंदगी जीने का उनका मन है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम मुलम्मा चढ़ी ऐसी फौज निर्मित कर रहे हैं। अच्छा शब्द है मुलम्मा। मुलम्मा शब्द का अर्थ वास्तव में भावार्थ यह होता है कि कोई भी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता देना, या फिर उस पर एक लेप लगा देना, या फिर उस पर एक चमकदार लेप लगाना, कि ताकि जो खरीदार है उनको सिर्फ उनकी चमक दिखे। बाहरी जो आवरण होता है ना, उसे कहते हैं मुलम्मा, जो कि काफी चमकदार होता है, जो कि काफी चमकदार होता है। मुलम्मा चढ़ी ऐसी फौज निर्मित कर रहे हैं जो बिना कुछ दर्शन, बिना वचनबद्धता या सदाचार से भरी है। ना तो उनमें दर्शन है, ना वचनबद्धता है, सदाचार भी नहीं है। अपनी चमड़ी को बचाने और कुछ उपयुक्त करने में से किसी एक का चुनाव करने को कहने पर अधिकांश युवा का जवाब दरअसल में अपने को बचाने का ही होता है। यानी अगर उनसे सवाल पूछा जाए, क्या अपनी चमड़ी को बचाने और कुछ उपयुक्त करने में किसी एक का चुनाव, कि या तो आप अपने शरीर को बचा लो या कोई उचित कार्य कर लो। उपयुक्त का अर्थ क्या होता है? उचित, या कोई उचित कार्य कर लो। तो उनका सामान्यतः जो उत्तर होता है वो किस बात पर निर्भर होता है? वो सामान्यतः यही उत्तर होता है कि अधिकांश युवा का जवाब अपने आप को बचाने का रहता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम युवा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ आदर्शवाद विद्यमान होता है। जब हम युवा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ आदर्शवाद विद्यमान रहता है। हमारे विचार कुछ समझ नहीं निर्मित कर पाते हैं, किंतु हम किसी प्रयोजन के प्रति खड़े होने के इच्छुक रहते हैं। आजकल के युवाओं में किसी प्रयोजन के प्रति कोई भावावेश नहीं होता। इस पीढ़ी का अत्यंत पूर्वाभ्यास से विनिर्मित उत्तरों को सुनकर मैं समझता हूं कि नया मंत्र पैसा है। इस बात का हम क्या करेंगे कि नया मंत्र क्या है? नया मंत्र पैसा है। इसके अलावा यदि कोई कुछ और महत्वपूर्ण बातें करता है तो वो पुरातन है। इसके अलावा कोई अगर महत्वपूर्ण बातें करता है, जैसे कि घर के कोई वृद्ध सदस्य हो, कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हों, कोई भी महत्वपूर्ण बातें करें, तो ये तो पुरातन यानी प्राचीन है। प्राचीन है यानी पुराने समय की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं। इस गद्यांश को पढ़कर अगर कोई आपसे कहे कि इसका निष्कर्ष मुझे बताइए कि लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है, तो एक लाइन में कोई बता सकता है कि इसका अर्थ क्या है, यानी लेखक का भाव क्या रहा है ये लिखने से पहले, क्या रहा है। गुरु जी कितने वर्ण में होते हैं उत्तर? देखिए समानता 12 अंकों का सवाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि एवरेज 120 शब्दों के आसपास हमारा उत्तर हो, 120 शब्दों के आसपास हो। अगर 100 शब्द भी रहे तब भी काम चल जाएगा, 150 शब्द भी रहे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश करना है जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, जितनी भी बातें सवाल में पूछी जाएंगी, वो सभी बातें इसमें निहित हो पाए। अच्छे से लिखा हुआ नहीं लगता है गद्यांश। देखिए पूजा जी ने कहा है कि गुरुजी इस गद्यांश में ना थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल भी गलतियां नहीं है, ये वही गद्यांश है जो कि आपका यूपीएससी ने पूछा। इसकी भाषा थोड़ी सी अजीब लग सकती है। अजीब क्यों लगेगी? क्योंकि सर हो सकता है कि उसका भाव कुछ और हो, तुरंत दूसरी पंक्ति में उसका भाव अलग हुआ। भाव भिन्नता के आधार पर पंक्तियां थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, कि ले नहीं बैठती है कि अभी ये पढ़ा फिर ये पढ़ा है फिर ये पढ़ा, ले नहीं आती है, क्रमबद्धता नहीं हो पाती है। अभी उसका भाव कुछ और होगा, अभी फिर उसका भाव थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। युवा पीढ़ी की योग्यता के बारे में बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सर अगर इसका सारांश बताने का हम प्रयास करें, या फिर जो हमारा लेखक है जिसके द्वारा ये गद्यांश लिखा गया है उसके मन में क्या भाव रहा होगा। युवा पीढ़ी, सर आज का युवा पीढ़ी बेरोजगार के बारे में, युवाओं में बढ़ती अयोग्यता। सचिन जी भी कुछ कह रहे हैं, सचिन कुमार साहू जी, युवा पीढ़ी की लापरवाही, युवाओं में स्किल की कमी। हाँ ये अलग अलग तथ्य हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला सवाल हमसे क्या पूछा है, अब देखो अब उत्तर करना है। पहला सवाल क्या है, वे क्या वजह हैं जिनके कारण युवा रोजगार के अयोग्य हैं। कोई देखिए मिनिमम 3 वजह तो लिखनी है। अगर आपके पास वजह ज्यादा नहीं है, गद्यांश के अनुसार वजह नहीं है, गद्यांश को आधार बनाते हुए चलना है, गद्यांश को आधार बनाते हुए चलना है और हेडिंग्स में अपने उत्तर लिखने हैं।
पहले एक हेडिंग देंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे गद्यांश के अनुसार। मिनिमम 3 बिंदु तो होने चाहिए, 3 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, 3 से कम में काम नहीं चलेगा। जैसे अनुत्तरदायी, बिल्कुल सही कहा नीलेश जी ने कि सर वो उत्तर देना ही नहीं चाहते, अच्छी बात है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अब ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। और कोई, जैसा एक नीलेश जी ने बहुत सही कहा कि सर वो निरुत्तर है, वो उत्तर देना ही नहीं चाहते, उनके पास उत्तर ही नहीं है, योग्यता नहीं है अपनी डिग्री के अनुसार, और वे अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, जिम्मेदारियों से वो विमुख है, मुंह मोड़ लिया है। चलिए यानी देखो, आधार रहेगा, गद्यांश शब्द रहेंगे हमारे। आधार क्या रहेगा, बात करेंगे गद्यांश के आधार पर ही, गद्यांश से अलग थोड़ा सा भटकने का प्रयास नहीं करेंगे, गद्यांश को आधार मानते हुए अपने शब्दों में उत्तर करेंगे। इस सवाल का जो उत्तर हो सकता है, सबसे पहली हेडिंग हो सकती है हमारी कि अनिश्चितता और अनुत्तर दायित्व, कि वो उत्तर देना ही नहीं चाह रहे। यहां से लिखना शुरू करना है। पहले ये सवाल नोट करिए। सवाल नोट क्या करना है, वे क्या वजह हैं जिनके कारण युवा रोजगार के अयोग्य हैं। चाहो तो नोट कर सकते हैं। नोट करने के साथ साथ केवल इतना सा हमें देखना है। अब देखिए, उत्तर करना आप ही को है, करने का तरीका हम बता सकते हैं। उत्तर जो इसका है वो उसी गद्यांश में छुपा हुआ है, अलग नहीं है उत्तर, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो सकता है वो हम यहां पर देख रहे हैं। कि सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए, 3 से ज्यादा है अच्छी बात है, 3 से कम है तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना। कम से कम कोशिश करिएगा कि 3 बिंदुओं से ज्यादा तथ्य आप उनको दे पाए। सर एक तो अनिश्चितता है और अनुत्तरदायित्व है। युवा एकदम अनिश्चित है और अनुत्तरदायी है, जिसके लिए रोजगार योग्यता प्रभावित होती है, यानी जो रोजगार की योग्यता है वो प्रभावित होती है। सबसे अच्छा बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है, गलतियों की शुरुआत गलत व्यवहार से होती है। ये भी क्या हो सकता है, ये भी सर एक वजह हो सकती है कि उनके पास तो रोजगार नहीं है, वो अयोग्य होते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि सर वो गलत संगत से प्रभावित है। और गलतियों की शुरुआत कहां से हो रही है, गलत व्यवहार से। युवा लोग कहीं पासो यानी पासो शब्द का प्रयोग किया गया है वहीं पर गद्यांश में किया गया, जिसका अर्थ होता है किनारा, अगल बगल, आस पड़ोस। युवा लोग कहीं पास में रहते हुए गलतियों की शुरुआत गलत व्यवहार से भरे विश्वास के साथ करते हैं। सिंपल बात में उसी गद्यांश के अनुसार उत्तर किया है, ऐसा नहीं है कि अलग उत्तर करने का प्रयास किया है। दूसरा बिंदु, दक्षता की कमी है। किसकी कमी है, दक्षता की कमी है। और दक्षता की कमी के साथ साथ युवाओं के पास वो दक्षाई नहीं है जो उन्हें अच्छा वेतन अर्जित करने में मदद करे। योग्यता ही नहीं है कि जो उनको अच्छा वेतन, कमेंट करो कम, लिखने का प्रयास करो। खासकर अगर हो सकता है तो कम से कम ये हेडिंग लिखिए, ये हेडिंग, और इस हेडिंग के आधार पर अपने उत्तर लिखने हैं। सभी को समान उत्तर नहीं लिखने हैं कि इसी को लिख डालो, ऐसा नहीं। हो सकता है कि आप इससे अच्छे तथ्य वहां पर लिख पाए, लेकिन हेडिंग हमें पता होनी चाहिए कि सर हम किन किन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। दक्षता की कमी, दक्षता की कमी अर्थात उनके पास योग्यता ही नहीं है जॉब अर्जित करने की, या फिर जो भी उस जॉब की क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता होनी चाहिए, उनके पास है ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। सर्वे की रिपोर्ट भी आई है कि 80% युवा कॉलेज के वो अयोग्य हैं। उसके साथ प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था। ये भी क्या है, उनके रोजगार की ये एक वजह हो सकती है। वो बेरोजगार जो हैं उनकी एक वजह हो सकती है कि प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थता है। अर्थात स्नातक स्तर के विषयों में कुछ प्रश्न पूछने पर अधिकांश युवा हकलाने लगते हैं और अतिरिक्त पढ़ाई के विषय में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये उसी गद्यांश के आधार पर उत्तर है। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, जरूरी नहीं है। हाँ, आप इसके आसपास रहते हुए भी उत्तर कर सकते हैं। यानी हेडिंग क्या है कि प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था। यानी हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं कि उनको या फिर उनकी डिग्री के अनुसार या उससे संबंधित सवाल पूछने पर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, या फिर वो उत्तर देने में असमर्थता का सामना करते हैं। इस आधार पर भी उत्तर कर सकते हैं। शब्दों का यही शब्द नहीं लिख देने हैं। हेडिंग लिखिए और हेडिंग लिखने के साथ प्रयास करना है कि अपने शब्दों में उत्तर करना। दूसरी हेडिंग क्या हो सकती है, अगली हेडिंग कि सर सदाचार और व्यवहार के प्रश्नों में असमंजस, ये हो सकती है। इसका तात्पर्य क्या है कि सदाचार और व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर युवा आश्वस्त नहीं होते हैं, आश्वस्त नहीं होते हैं कि उन्हें
क्या उत्तर देना चाहिए। उनको ये यकीन ही नहीं है कि हमें क्या उत्तर वास्तव में सटीक तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, क्या उत्तर देना चाहिए। सर जी ये पिंकी तुम्हें समय हेल्प करो। सर जी एक प्रश्न 100 से शब्दों में, वो 5 प्रश्न को। सर जी एक प्रश्न को 100 शब्दों में या 5 वो प्रश्नों को, एक सवाल को लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको उसका उत्तर करना है। इसी तरीके के 5 सवाल हैं, एक सवाल के लिए 12 अंक हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बने बनाए उत्तर देना, ये भी क्या है कि सर वो एक प्रकार के रट्टू तोता की तरह व्यवहार करते हैं, बने बनाए उत्तर देते हैं, जो कि समानता सभी विद्यार्थी देते हैं, जो कि उस विषय पर आम है, जो सभी को रटे हुए हैं। अच्छी बात है। लापरवाही और मुलम्मा चढ़ी फौज, मुलम्मा चढ़ी फौज अर्थात एक ऐसी फौज की तरह व्यवहार करते हैं जो कि जिसको कुछ सजाकर, जिसको चमकाकर बेचने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार की फौज की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि वहां पर लोग खड़े हैं, उनकी चिपड़ी चिपड़ी बातें सुनकर या फिर उनके रंग रूप को देखकर या फिर उनकी पॉलिश को देखकर बस कोई इन्हें जॉब दे दे। इस तरीके का व्यवहार उनका है कि बाहरी जो आवरण है उसको उतना बढ़ा चढ़ा दिया कि हाँ उसके आधार पर जॉब मिल जाए। ये भी एक गलती हो सकती है, लापरवाही और मुलम्मा चढ़ी फौज। ऐसा प्रतीत होता है कि युवा पीढ़ी लापरवाह है और बिना दर्शन वचनबद्धता सदाचार और मुलम्मा चढ़ी फौज जैसी है। बिल्कुल अच्छी बात है, आगे चलते हैं। प्रयोजन के प्रति भावावेश की कमी है, जो उनका प्रयोजन है उसके प्रति क्या है, भावावेश की कमी। यानी आजकल के युवाओं में किसी प्रकार के प्रयोजन के प्रति भावावेश नहीं होता, जो उनके आदर्शवाद और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रयोजन के प्रति भावावेश की कमी है, ये पहले सवाल का उत्तर है। लगभग इनके शब्दों की संख्या हम गिने तो 100 के आसपास होगी, यानी 100 और 120 के बीच में होगी, 100 और 120 के बीच में। जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल का उत्तर हमें हेडिंग बनाकर करना है कि कुछ हेडिंग लिखें और उसका उत्तर करें, ऐसा आवश्यक भी नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं और उस बिंदु को हमें व्याख्यात करना होता है, यानी उसके बारे में विस्तृत लिखना होता है। अच्छा, जैसे एक सवाल ये है, ये देखिएगा, वर्तमान में युवा पीढ़ी का आदर्शवाद के प्रति क्या नजरिया है। आदर्शवाद के प्रति क्या नजरिया है, गद्यांश को आधार मानते हुए हमें क्या करना है, इसका उत्तर करने का प्रयास करना है कि युवाओं में क्या है, उनका एक दर्शन होता है, उनका एक आदर्शवाद भी होता है, उस आधार पर उत्तर लिखना है। आज की युवा पीढ़ी में कुशलता की कमी है और काम करने नहीं जाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। देखा, ये भी बिल्कुल सचिन जी ने सटीक कहा है। ठीक है, जैसे देखिएगा, यानी इस वाले सवाल में केवल हमें कुछ बिंदु निकालने जिन पर हम उत्तर लिख पाए, और वो तथ्य कैसे हो सकते हैं, वो बिंदु कैसे होते हैं। आदर्शवाद की कमी है, व्यवहार्यता में जोर है, आत्म केंद्रता एक बिंदु हो सकता है, बनावटी उत्तर एक बिंदु हो सकता है, लापरवाही हो सकती है। साथ के साथ हम इसको संक्षेप में भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमने उत्तर लिखा, मुझे पता है कि मैं इससे अभी सहमत नहीं हूं, तो इसका एक समुचित उत्तर या फिर एक इसका सारांश में लिखने का प्रयास कर सकता हूं। कैसे कि वर्तमान में युवा पीढ़ी का आदर्शवाद के प्रति नजरिया नकारात्मक और अपेक्षापूर्ण है। वे व्यवहारिकता और आर्थिक सफलता को महत्व देते हैं और आदर्शवाद को पुराना और अप्रासंगिक मानते हैं। ये इसका सार है, जितनी भी बातें हमने लिखी हैं, जितनी भी बातें लिखी हैं उसका सार है। यानी इन्हीं बातों को मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है। ये तरीके हैं, उत्तर लिखने आप ही को, उत्तर कहीं और नहीं है, उत्तर उसी गद्यांश में है, कहीं से खोजना नहीं है, बस शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तित करना है, और शब्दों को परिवर्तित करने के साथ साथ वो कुछ बिंदु ढूंढने हैं जिन पर हम अपना उत्तर लिख पाए, उसी गद्यांश को आधार बनाते हुए कुछ ऐसे शब्द ढूंढने जिनको आधार बनाकर हम उसकी व्याख्या कर पाए। और ये एक दिन का कार्य नहीं होता, गद्यांश पर लगातार 4 से 5 क्लास होंगी आपकी, और 4 से 5 क्लास में केवल इतना सा हम सीखने का प्रयास करेंगे कि गद्यांश को पढ़ने पर किस तरीके के बिंदु हमें, या फिर किस बिंदुओं पर हम अपना उत्तर लिख सकते हैं आधार बनाते हुए। ठीक है, आगे चलते। उसके साथ जैसे एक और सवाल मैंने पूछा कि लेखक के अनुसार वर्तमान युवा पीढ़ी का एकमात्र प्रयोजन क्या है।
एकमात्र प्रयोजन क्या है? सर हमें पता है उनका एकमात्र प्रयोजन यही है कि उन्हें कुछ करना ना पड़े और अच्छी जिंदगी वो जिए, कुछ करना ना पड़े और अच्छी जिंदगी वो जिए, केवल उनका ये उद्देश्य है। ठीक है, उनका ये उद्देश्य। अच्छा देखो, किसी ने कहा कि सर बहुत अच्छे हैं वरना आधे लोग ब्लॉक हो जाते। जरा इस वाले कमेंट को लगाना, ये जो लास्ट में है, ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है। सर जी आज का, हाँ, बिना पैसे मतलब बिना मेहनत के पैसा चाहिए, बिना मेहनत के पैसा चाहिए। कंप्यूटर क्या सोच रहे हो? ऊपर आइए थोड़ा सा, और ऊपर आइए। हाँ ये लोकेश जी हैं, उनका कमेंट जरा पढ़िए। चलिए सर जी अब छुट्टी कीजिए, एक कमेंट आया गुरुजी अब छुट्टी करिए। देखिए इस पर चाहो तो आप बिंदु बनाकर लिख सकते हो, लेकिन इस पर बिंदु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही तथ्य है हमारे पास कि उनका एक ही लक्ष्य है, क्या कि सर पैसा, पैसा होना चाहिए, काम उन्हें नहीं करना पड़े। इसी को हमने थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास करिएगा कि इस गद्यांश के आधार पर इस लेखक के अनुसार वर्तमान की युवा पीढ़ी का एकमात्र प्रयोजन बिना कुछ किए अच्छी जिंदगी जीना है। क्या है? बिना, हालांकि इसका उत्तर एक ही लाइन में हो सकता था, लेकिन 12 अंक का सवाल है तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना है कि थोड़े शब्दों की मर्यादा हम निर्धारित करें। हालांकि इसका उत्तर यहीं खत्म है, इसका उत्तर यहीं पर खत्म है कि इस गद्यांश के अनुसार लेखक, इस गद्यांश के आधार पर लेखक के अनुसार वर्तमान युवा पीढ़ी का एकमात्र प्रयोजन बिना कुछ किए अच्छी जिंदगी जीना है, बस यही है। अब इसको अपने शब्दों में बना पाना, इसको अपने शब्दों में विस्तृत कर पाना, ये हमें सीखना है। चलिए ठीक है, एक बार इन सभी उत्तरों को पढ़ने का प्रयास करिएगा। कल कुछ इसके अनसुलझे पहलुओं पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। कुछ और प्रीवियस ईयर, देखिए यहाँ पर अभी केवल 2 ही सवाल हैं, एक बार पढ़ने का प्रयास करना है आपको इन सभी सवालों का, और थोड़ी सी मर्यादा बनाई रखनी है क्लास में, ठीक है ना। या फिर अभी एक विद्यार्थी था जो किसी लड़की को कुछ कह रहा था, ठीक है ना, मर्यादा का ध्यान रखना है, ठीक है, मर्यादा बनानी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।